हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 3 में एक बहुत ही न्यू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ क्लाइमेट डिप्लोमेसी। क्लाइमेट डिप्लोमेसी होता क्या है और इसमें इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन है उस पर हम बात करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी फॉर इंडिया। बट फर्स्ट इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी होता क्या है। देखो, हाउ द क्लाइमेट डिप्लोमेसी हैज़ इवॉल्व, अंडरस्टैंड दिस। कि जैसे हमने डिप्लोमेसी सुना है, फॉरेन डिप्लोमेसी सुना है, हमने हमारा सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर सब सुना है। नाउ व्हाट इज क्लाइमेट डिप्लोमेसी? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट एंड डिप्लोमेसी इज अ रिलेशन बिटवीन कंट्रीज। तो जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या फॉसिल फ्यूल का यूज़ जितना बढ़ गया तो उससे ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा एंड इन दोनों चीज़ों से क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज पिछले 30-40 सालों के अंदर जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ है इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो वो जब इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले एज यू नो कि पहले अर्थ समिट हुआ था, उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे डिफरेंट अग्रीमेंट्स करे, डिफरेंट कंट्रीज साथ में आके बातचीत करना स्टार्ट हुई कि व्हाट वी आर डूइंग विद द अर्थ इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो उससे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कंट्रोल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे देश एक साथ आके क्लाइमेट चेंज पे ट्रीटी बनाया कि हम इतना करेंगे इतना करेंगे। तो इससे हुआ कि जो कोपेनगन क्लाइमेट समिट थी, कोपेनगन अकॉर्ड बना और इसके साथ ही में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट से एक चीज़ और थी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, जो अभी भी डेवलपमेंट के फेज़ में थी, उनके पास फंड नहीं था कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करे, तो उनको चाहिए थी फाइनेंशियल मदद। तो यहाँ पे जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी इन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश करी कि यार आप, हमारा तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ ही नहीं है अभी तक, हम तो इतना, हमारा जो पर कैपिटा कार्बन इमिशन है वो इतना कम है, हम यूज़ नहीं करते हैं, हमारा जो नेट इमिशन ऑफ कंट्री है वो भी इतना कम है, देन व्हाई वी आर टू पे। तो उन्होंने नेगोशिएट करना स्टार्ट करा। तो उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज थी दे ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर सारी कंट्रीज एक साथ आई और उन्होंने क्या करा कि हम लोग आपका फंड आपकी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन करने के लिए फंड करेंगे एंड तो पेरिस एग्रीमेंट पे बात आई। तो इस तरीके से ये पूरा आप देख रहे हो कि किस तरीके से व्हाट हैपेंड कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा यूज से क्लाइमेट चेंज हुआ, से कोपेनगन अकॉर्ड हुआ और कोपेनगन अकॉर्ड से दो कंट्रीज़, एक डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हुई, दोनों एक साथ आई, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डेवलप हुई और उसकी वजह से जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की अलाइज बनी एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग विद ईच अदर। तो क्लाइमेट क्राइसिस है हमारा ग्रेटेस्ट। तो हम क्या करते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल, मतलब ऐसे में बिकॉज एवरीबडी इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड ना, तो उसमें एक ऐसा फॉरेन पॉलिसी एजेंडा बनाया जाता है विच इज़ सिग्निफिकेंट इन अवर फॉरेन पॉलिसी, इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी। कि फॉरेन पॉलिसी में इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी को जब इंटरलिंक कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट डिप्लोमेसी। यूरोपियन कमीशन 4 स्टैंड्स ऑफ डिप्लोमेसी पॉलिटिकल लेवल पे डिफाइन करता है। एक तो कमिटिंग टू मल्टीलेटरल इन क्लाइमेट पॉलिसी, 1 to 1 बाईलेटरल क्लाइमेट इम्पैक्ट नहीं होगा, इट हैज़ टू बी मल्टीलेटरल, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट था। सेकंड था एड्रेसिंग इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी। बहुत सिंपल एग्जांपल, वाटर सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ मैं। वाटर सिक्योरिटी में क्या हो रहा है कि अगर जैसे पानी की कमी हो रही है तो जैसे चाइना अगर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पे डैम बना लेता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया एंड बांग्लादेश पे दिखाई देगा। और बाकी जो अपर कैचमेंट कंट्रीज़ हैं, इफ़ दे आर डूइंग समथिंग, या फिर जो लोअर कैचमेंट या कोस्टल एरिया के अंदर अगर जैसे स्मॉल आइलैंड्स हैं तो सी लेवल चेंज की वजह से क्या होगा, वो फ्लडेड होने लग जाएगी, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है पीस एंड सिक्योरिटी पे। देन ऑल्सो एक्सेलरेटिंग डोमेस्टिक एक्शन एंड रेजिंग द ग्लोबल एम्बिशन। डोमेस्टिक एक्शन को कैसे रेज करना है, ग्लोबल एम्बिशन को कैसे रेज करना है। एनहांसिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉर्पोरेशन ऑल्सो, ताकि एक एडवोकेसी करके, दैट ऑल्सो थ्रू एडवोकेसी एंड आउटरीच। तो इन अ सेंस अगर हम बोले तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी एक ऐसा टूल है जिसमें हम डिप्लोमेटिक टूल को यूज़ करते हैं ताकि इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज के अंदर एक दूसरे के साथ आके टू सपोर्ट द एम्बिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेशनल क्लाइमेट रिजीम। इसके अंदर जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है इनको मिटिगेट करने की, उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करना ताकि पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो मेंटेन रह सके। फर्दर हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी जो है ये बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करता है, क्लाइमेट चेंज पे बात करता है, कॉन्फिडेंस एंड पीस बिल्डिंग पे बात करता है, ये स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरलिज्म पे बात करता है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी ऑल्सो टॉक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट, होलिस्टिक अप्रोच होती है, जैसे कि संडाई फ्रेमवर्क था, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट पे बात करता है। ये जितने भी कंट्रीज इसके क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड पार्टनर्स हैं उनके साथ एक डिप्लोमेटिक डायलॉग में बात करता है।
कि हम आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, दिस वी हैव, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया, फंड ट्रांसफ़र हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। नाउ हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी फॉर इंडिया क्या है। सबसे पहले तो इंडिया क्लाइमेटोलॉजिकली वनरेबल है। जितना फिजिकल डाइवर्स हमारा कंट्री है उसी हिसाब से हम क्लाइमेटिकली वनरेबल भी हैं। तो लाइक जैसे आप फ्लडिंग देख लो, ड्रॉट देख लो, ये साइक्लोन इम्पैक्ट देख लो, कितना रिसेंटली साइक्लोन पे साइक्लोन आया है। सो इंडिया इज़ डेफिनेटली एक्सपोज्ड टू ऑल दीज फ्लडिंग, ड्रॉट, एक्सट्रीम हीट, साइक्लोन्स, कोस्टल एरिया इंडोनेटेड हो जाएंगे हमारे, तो हमारा इम्पैक्ट तो बहुत वनरेबल है क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट डिप्लोमेसी इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने सोलर डील के अंदर भी करा था, राइट, कि इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब बना था ISA, तो उसमें इंडिया वाज अ लीडर विद फ्रांस। तो इंडिया इज बिकमिंग अ लीडर, ग्लोबल लीडर इन द केस टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल क्लाइमेट प्लेयर। इंडिया का इकोनॉमी, इंडिया का पॉपुलेशन साइज, इंडिया का डाइवर्सिटी, इंडिया की वनरेबिलिटी, इट ऑल मेक इंडिया अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टर इन द क्लाइमेट इमिशन। फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन ऑल्सो। पॉलिटिकल गेन कैसे है कि हमारी पोजीशन इन द ग्लोबल स्ट्रेंथन हो रही है। वी आर एक्चुअली अप्रोचिंग कंट्रीज ऑल्सो कि किस तरीके से क्लाइमेट को मिटिगेट करा जा सकता है। सस्टेनेबल एनर्जी, वी आर टेकिंग टेक्नोलॉजी एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी जहाँ पे हमारे पास नहीं है, जैसे विंड एनर्जी का हो गया या टाइडल एनर्जी का हो गया, वी डोंट हैव दैट एनर्जी, सो वी विल टेक। लेकिन जैसे विंड या सोलर का हमारे पास अच्छा है तो वी विल गिव इट टू समबडी एल्स ऑल्सो। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन ऑल्सो। देन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना कभी अलग से भी डिस्कस करेंगे। विच मीन्स कि किस तरीके से क्लाइमेट को यूज़ करा, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जितना मतलब क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ये रजिस्ट कर सके। इनकरेजिंग ट्रेड इन द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑल्सो। ट्रेड के अंदर टेक्नोलॉजी सपोर्ट हो रही है, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर चाहे क्लाइमेट चेंज में एक कॉन्शियस ग्लोबल ट्रेड की डील हो रही है। स्ट्रैटेजिक गेन ऑल्सो, इंडिया को अपना लेवरेज मिल रहा है, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है। एंड वी आर ऑल्सो बिकमिंग ए वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेयर इन टू द इंडो पैसिफिक रीजन ऑल्सो, क्योंकि इंडिया एक क्लाइमेट वनरेबल कंट्री है और इंडिया ऑल्सो बिकमिंग अ क्लाइमेट प्लेयर लीडर ऑल्सो। तो इसमें इंडिया इज कमिंग अप एज अ की प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एनहांसिंग इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑल्सो। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको क्लाइमेटिक फाइनेंस करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन। तो इंडिया ने क्या एक्शन लिया है, बात कर ली हमने कि ज़रूरी है, बात कर ली हमने कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्या होती है, क्यों, अभी क्या करा, क्या है, हमने क्या स्टेप लिया। सबसे पहले तो हमने अपनी क्लाइमेटिक पॉलिसीज़ को यूज़ करना स्टार्ट करा है लेवरेज के लिए। दिस इज़ अ गुड थिंग, दिस लेवरेजिंग इज़ नॉट अ बैड वर्ड हियर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जियो स्ट्रैटेजिक, वी आर स्टार्टेड टू इनकॉर्पोरेट द जियो स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, जिसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट भी हुआ है। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था 2015 के अंदर, विच वॉज इंडिया वॉज अ लीडर इन इंडियाज एनहांस्ड क्लाइमेटिक एग्रीमेंट। उसके बाद इंडिया ने COP 2021 के COP 21 सॉरी 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट साइन करा था, जिसमें इंडिया ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी थी कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से इसको डिक्रीज करेंगे, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। और हम क्या डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम है उसको भी हमने अनाउंस कर दिया है। तो इसमें पूरा पेरिस एग्रीमेंट की जो कंडीशंस नहीं बोल सकते, इसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए हमने INDC विच इज़ अवर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके लिए भी प्लेज करा। तो अभी देखो प्लेज तो हर एक कंट्री ने करा है, राइट, बट विच कंट्री इज डूइंग हाउ मच वर्क, ये कैसे पता चलेगा। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की इमिशन गैप रिपोर्ट 2019 है। नाउ दिस रिपोर्ट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स फैक्चुअल डिटेल की इमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो क्या बताएंगे हम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अच्छा, छोटे छोटे जो टिडबिट्स होते हैं ना, इनको एक छोटा सा डायरी बना के, कुछ कॉपी बना के लिख लो। तो जैसे जो फटाफट से कहीं न्यूज़ में रिपोर्ट देखी, कुछ देखा, नया स्पीशीज डिस्कवर हुआ है, कोई नया फ्रूट है, कोई नया फ्लावर है, और कोई नया नेशनल पार्क आपने न्यूज़ में पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें उसमें लिख लिया करो। ये बहुत हेल्प करता है आपको एंड रिवीजन में, और बहुत कभी कभी एलिमिनेशन टेक्निक में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट आप एलिमिनेट डेफिनेटली कर पाओगे। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो इंडिया, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जिन्होंने पेरिस कमिटमेंट जो लिया था, दे आर ऑन ट्रैक टू मीटिंग देयर गोल्स। तो इंडिया का INDC गोल क्या था, सबसे पहला तो था कि हमारा जो कार्बन इमिशन है इसको हम रिड्यूस करेंगे टू इट्स GDP बाय 30 to 35%। कब तक, 2030 तक। कौन से लेवल से, 2005 के लेवल से। दूसरा हमारा था कि हमारा जो टोटल क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर है उसमें से 40% तक का जो पावर है वो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी विच इज़ रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, ग्रीन एनर्जी से आएगा, विच इज़ अवर सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, जियोथर्मल
थर्मल एनर्जी, तो इन सारी एनर्जी से आएगा। इसके लिए विद दी हेल्प ऑफ अगर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करनी पड़े तो वो भी हम लेंगे, लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंसिंग करेंगे जो ग्रीन क्लाइमेट फंड से हमको मिलेगी फाइनेंसिंग। और थर्ड इम्पॉर्टेंट था कि हम एक एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे 2.5 से 3 बिलियन टन का, जो CO2 मतलब 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट को वो सिंक करेगा, विच मीन्स फॉरेस्ट क्या करते हैं, CO2 इंटेक करते हैं, O2 लेते हैं। सो सिमिलरली एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है इसको बढ़ाया जाएगा 2030 तक। तो इसमें हमारा आएगा कि 33% तक का हमारा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, विच इज़ एनीवेज अवर फॉरेस्ट पॉलिसी। तो ये पूरा क्लाइमेट डिप्लोमेसी का है कि व्हाट इज़ क्लाइमेट डिप्लोमेसी, क्लाइमेट डिप्लोमेसी की ज़रूरत क्यों है ना। ये इंडिया के लिए है, अगर आपको ये इंटरनेशनली भी लिखनी पड़े तो आप सेम लिख सकते हो, एवरी कंट्री इज़ वनरेबल टू द क्लाइमेट चेंज, एवरी कंट्री, एवरीबडी इज़, अनटिल अनलेस यू आर एक्सट्रीमली रिच और यू आर लिविंग इन द टेम्परेट कंट्री जहाँ पे बहुत ही फ्रिजिड कंडीशंस रहती हैं, तो आपको लगता है कि अरे क्लाइमेट चेंज होगा, थोड़ा बर्फ़ पिघलेगा तो मेरे रहने की कंडीशंस होंगी, बट वो भी मोमेंटरी होंगी। अच्छा, ये चीज़ मैंने कहीं पर पढ़ा था कि रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे एक क्लाइमेट चेंज के लिए आई रेड समथिंग वेरी नाइस विच सेड कि क्लाइमेट चेंज ना इट्स नॉट लाइक हैपनिंग नाउ। तो अगर हम पूरा अर्थ के इवोल्यूशन का साइकिल देखें 4.5 बिलियन 4.6 बिलियन पहले से, तो जब से लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई है, अगर हम पूरे अर्थ के मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम पूरी अर्थ के इवोल्यूशन को अगर हम 24 आवर्स में मेजर करें, तो जो लाइफ है, सिंगल सेल जो लाइफ इवॉल्व हुई थी सबसे पहली, उससे अभी तक पिछले 2 घंटे ही हुए हैं। और इसके अंदर भी ह्यूमन लाइफ जो इवोल्यूशन है वो बहुत ही कम है, अभी अभी होना स्टार्ट हुआ है। तो हम ना बहुत ही फ्रैक्ल ऑफ सेकंड के अंदर है, हम आज हैं, कल को पता नहीं कि हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। जैसे डायनासोर्स दे वर इनएविटेबल, राइट, इनको कौन बीट कर सकता है, डायनासोर्स है वो, बट दे ऑल्सो वेंट अवे। सो ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सिविलाइजेशन, एवरीथिंग इज एट द फ्रिकल, एवरीथिंग। हम लोग कितना भी सोचे कि हम लोग नेचर को अपने बस में कर लेते हैं, बट एक्चुअली वी नेचर you can never control nature. if you try to control nature, वो डिस्ट्रक्शन ही लेके आएगा। तो कमिंग टू द पॉइंट कि जो साइकिल है ना क्लाइमेट चेंज का या डिस्ट्रक्शन का या कंस्ट्रक्शन का, ये चलता रहता है, इट्स अप एंड गोइंग, अप एंड गोइंग। अच्छा, एक सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल का थ्योरी भी है, जैसे अल्फ्रेड वेबनर ने बोला था कि पैथलासा एंड पेंजिया था, तो पेंजिया बोल रहा है, तो वेगनर ने क्या बोला था कि यार पहले पेंजिया था और उसके बाद में पेंजिया टूट के लोरेशिया और गोंडवाना में बना एंड ऑल। तो उसके बाद में कुछ और थ्योरीज आई, दे ऑल्सो सेड कि नहीं ये पहला पेंजिया नहीं है, ऐसे बहुत पेंजिया आए, ऐसे बहुत पेंजिया गए। दिस इज द पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो क्लाइमेट चेंज भी इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का एक पार्ट है। आप और मैं नहीं थे तब भी क्लाइमेट चेंज होता था, और आप में नहीं रहेंगे तब भी क्लाइमेट चेंज होगा। तो हम ना एक छोटा सा यहाँ पे एक फ्रैक्ल ऑफ सेकंड है या फ्रैक्ल ऑफ मिनट्स बोल लो आप, कि हमने इसको इंटेंसिफाई कर दिया है, थोड़ा सा हम इंटेंसिफाई कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन, क्योंकि हमारा पूरा सर्वाइवल जो है, हमारी आने वाली नेक्स्ट अप टू जनरेशन्स का सारा सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है। तो मतलब मुझे ये थ्योरी अच्छा लगा था पूरा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज को लेके डिप्लोमेसी है वो बहुत ही क्रिटिकल है, लुकिंग एट कि क्लाइमेट चेंज हर एक इंसान को इम्पैक्ट करता है, हर एक कंट्री वनरेबल है, वी ऑल आर वनरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर सारी कंट्रीज़ का एक साथ आना, एक कम्युनिटिव एफर्ट डालना, और अपने जो कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं इनको क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली अलाइन करना और अपनी डिबेट्स लेके आना। मतलब नए जैसे जब 1992 के अंदर अर्थ समिट हुई थी, तब उससे पहले भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब क्लब ऑफ रोम था, तो उससे पहले 1960s इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कभी कोई इस बारे में बात ही नहीं करता था। धीरे धीरे लोगों ने मानना स्टार्ट करा। अभी भी देर आर सम पीपल लाइक द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ USA मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, जिनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज इज़ ए हॉक्स। देर आर स्टिल सम पीपल हु थिंक कि क्लाइमेट चेंज इज़ ए हॉक्स। तो ऐसे में कंट्रीज़ को एक साथ लेके आना, डिबेट्स जनरेट करना, अवेयरनेस लेके आना, यू एंड मी वी बिकम अवेयर फ्रॉम दीज न्यूज़ एंड दीज डिबेट्स ओनली। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो कि वो क्लाइमेट चेंज को प्रायोरिटाइज करे, अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर उसको एक मेन इंस्ट्रूमेंट बनाए। इंडिया के कोर नेशनल इंटरेस्ट वैसे भी क्लाइमेट चेंज से अलाइंड ही है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी इंडिया को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और कर सकता है कि वो अपनी एक लीडरशिप पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग होल्ड लेके आए। तो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी का। मुझे बहुत ही यूनिक
क्वेश्चन लगा था ये कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्या होती है, सिग्निफिकेंस। तो आज हमने ना पूरा क्लाइमेट डिप्लोमेसी समझ लिया है, होता क्या है, इंडिया को क्यों ज़रूरत है, इंडिया की वनरेबिलिटीज़ क्या है और इंडिया स्टेप क्या ले रहा है, सारी चीज़ें हमने समझ ली है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, नहीं तो आप मुझे यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं little_simple_buddha ऑन इंस्टाग्राम या टेलीग्राम। मेरा नाम संतोष है। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ। यू आर vulnerable to so many things, we all are, and since the Delta variant has also come, and don't take the casual approach, please don't take the casual approach, and keep, like, stay safe, stay happy. I'll see you guys in the next. Jai Hind.